हेलो बच्चे, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, ध्यान से देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फाउंडेशन ऑफ प्रिसीजन। मतलब है बच्चे, मैं आज से बच्चे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th साइंस का, जहां से आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक नोट्स, क्वेश्चंस पूरा डिटेल में आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिटेल में वीडियो को देख लेना, ठीक है। अभी देख लो, अपन डिस्कस कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ साइंस। हम ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट का मतलब क्या है भाई, ठीक है ना, इसका फाउंडेशन क्या है। हमें साइंस के अंदर हमेशा मेजरमेंट करना होता है कि मेरी हाइट कितनी है। अगर आप 1 kg होता है, 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, तो मेजर आप कैसे करते हो, उस मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी बाय करने जाते हो, ठीक है ना, आप मेजरमेंट करते हो कि कितना उसका मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसके बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, वाई मेजरमेंट मैटर, वाई मेजरमेंट मैटर, मेजरमेंट क्यों मैटर करता है। तो भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है मेजरमेंट, क्योंकि एक एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप 1 किलो आलू लेने जा रहे हो, तो आलू 1 किलो का क्या मतलब है, मतलब 1 kg, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आपका होना चाहिए, तब वो 1 kg बनता है, ठीक है ना। और वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इनसेंशियल एक्यूरेट क्या है, मेजरमेंट इज एज क्रूशियल फॉर द एक्यूरेटली डिटरमाइनिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन द एवरीडे लाइफ साइंटिफिक रिसर्च। इट इज इंश्योर द फेयरनेस एंड द रिलायबिलिटी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो बच्चे, कितना टेम्परेचर है, कितना किलो आपकी मम्मा ने बोला 1 किलो आलू लेके आओ, तो वो सबका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका डेटा। वो एक्यूरेसी को नापने के लिए मेजरमेंट का एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एवरीडे लाइफ में हम इसका क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसका एग्जांपल एवरीडे लाइफ में बहुत हो सकता है। जैसे कि भाई मैंने बताया ही कि भाई कितना यूनिट बिजली बिल आया आपका, ठीक है, वो आप डेटा नापते हो, मेजरमेंट करते हो। उसका मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट से नापते हो, ठीक है ना। अब बेसिकली बच्चों आप लोग पता होगा 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं, तो भाई ये ना आपको पता होना चाहिए 3.6 10⁻6 जूल होता है। मतलब 1 जूल में इतना सारा एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो देखो, कंसिडर द बाइंग द प्रोडक्ट वेयर इट आइटम आर प्राइस पर केजी। मतलब आप कुछ प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो जहां पर लिखा हुआ है पर केजी के रेट पे आपको मिलेगा। Precise measurement and the guaranteed both buyer and the seller receive fair value and highlighting the in practice importance। ऑब्वियसली बात है भाई, अब कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है ना, आप बाय करते हो तो 1 किलो चीनी, हाँ भाई, तो वो चीनी का 1000 ग्राम पूरा तौल के लेते हो आप, ठीक है ना। मतलब उसका मेजर करना, ठीक है ना। बोलो आप कपड़ा लेने के लिए गए, सर 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो फिर 1 मीटर कपड़ा 100 सेंटीमीटर, तो वो आप मेजरमेंट करते हो, उस चीज को मेजरमेंट कहते हैं। और हर मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे आएगा ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम फंडामेंटल एक प्लॉट रेडी करेंगे। देखो बच्चे, 9th क्लास और 10th क्लास जो है प्लॉट रेडी होता है अगर साइंस पढ़ रहे हो, तो ये आपका प्लॉट रेडी हो रहा है क्लास 11th और 12th के लिए। जब क्लास 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल बेस बनता है आपका, ठीक है ना। मतलब जब घर बनाते हैं कैसे नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको ये नींव स्ट्रांग करेगा, जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। जब क्लास 11th और 12th में आप साइंस लेते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। अभी लॉर्ड कैल्विस ने कहा था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट देन एक्सप्रेस इट द इन द नंबर, यू नो द व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब कि देखो भाई, अगर तुम कुछ चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, और तुम अगर उसको मेजर कर सकते हो, दैट मीन्स वो रियलिस्टिक है, और उसको मेजर करके आप उसको एक्यूरेट रियल लाइफ में बता सकते हो, दे सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और आप अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो भाई इवेंचुअली वो प्रोडक्ट आपको फायदेमंद हो सकता है, ठीक है ना। या फिर क्या लिखा है
यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि अगर जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उसको आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्या नाम था उनका, लॉर्ड की। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर आप अपने आंसर में ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखते हो तो आंसर और अच्छा दिखता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई, व्हाट इज मेजरमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। मेजरमेंट एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब कि मापन कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों अगर आप देख रहे हो तो नापने की विधि को मेजरमेंट कहते हैं, नापने के तरीकों को मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, अलग अलग बेसिक्स होते हैं जहाँ के आपको मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ बेसिक लिखा हुआ है, मेजरमेंट इज अ फंडामेंटल डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ द अननोन एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 किलो आपने क्या लिया, देखो टोकरी है ये, ठीक है, 1 किलो फल लिया आपने, ठीक है ना, तो जो तराजू नापने वाला होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक स्क्वायर में 1 kg का एक, है ना, लोहा रख देता है, फिर इसको नाप रहे होता है, ये बराबर आ जाता है तो बोलते हैं हाँ इसके अंदर 1 किलो है। तो वो 1 किलो कंपेयरिंग, हमेशा मेजरमेंट करना, मतलब कि कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने बोला भाई बच्चे एक काम करो, आप ना 1 मीटर कपड़ा ले आना, आप 1 मीटर कपड़ा लेना, तो आप दर्जी के पास जाओगे या फिर कपड़े की दुकान में जाओगे, बोलोगे अंकल मेरे सर ने ना 1 मीटर कपड़ा मांगा है व्हाइट कलर का। तो आप जाओगे तो वो एक बड़ा सा स्केल लेगा, या फिर उसने निशान लगा रखा होगा यहाँ पे, या फिर उसका हाथ ऐसा लगा रखा होगा, कपड़ा लेगा ऐसा करके नाप देगा, हाँ भाई 1 मीटर हो गया, वहां से लेकर के वहां से कट मार देगा और आपको दे देगा। तो मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर नापना है, ऑब्जेक्ट को नापना है, तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हमारी क्वांटिटी हमारी हमको एक्यूरेटली मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेट और प्रिसीजन का बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहले आपको बोला गया कि आप टेम्परेचर नापो जो आप चाय पी रहे हो, पहले मिनट आपने नापा, दूसरा मिनट, तीसरे मिनट, जो भी अंतर आया, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा होगा टाइम के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट में आपका हीट फैल रहा होगा, ठीक है ना, तो कितना ड्रॉप हुआ उस टेम्परेचर में, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है कि नहीं, हर एक्सपेरिमेंट में कितना डेटा आपका आया और कितना वो आपस में क्लोज है। अगर 2 एक्सपेरिमेंट का डेटा आपस में क्लोज है तो वो प्रिसाइज है, और अगर तुम्हारा अनुमान था कि 70 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था और तुम्हारा 69 आया, मतलब दैट इज एक्यूरेट नंबर, ठीक है ना, लेकिन 55 आया, 88 आया डिग्री सेल्सियस, तो मतलब वो एक्यूरेट नहीं है। तो मतलब कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए उसके बिल्कुल आसपास है तो एक्यूरेट है, और बहुत सारी वैल्यू हमने निकाली और जो वो आपस में आसपास है तो वो प्रिसाइज है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। With the quantity on the expect the standard, this comparison allow us to assign the numerical value of quantity, making it क्वान्टिफाइबल एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करके उसको नापना ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, और इन्वॉल्व द सिस्टमैटिकली काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स a chosen unit of the scale fits into the quantity being the measure. For instance, determining the length of the playground require laying the meter stick end to end and counting them। मतलब कि भाई किसी भी क्वांटिटी को नापना है तो आप एंड टू एंड उसको नापते हो और कंपेयर करते हो फ्रॉम द अदर क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो आपको आपका ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट दे देता है, उसे कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट। और आपको देखो दिस इज अ फंडामेंटल, दिस अ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट अंडरपिन्स ऑल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोवाइडिंग द कॉमन लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड। पूरा देखो हमारे वर्ल्ड पूरा फिजिकल है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख सकता हूँ, और वैसे बात नहीं देख सकता हूँ, कैमरे के थ्रू आप नहीं दिख रहे हो मुझे, लेकिन आप मुझे देख सकते हो। दिस इज अ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये लैपटॉप है, ये लाइट है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है ये फिजिकल वर्ल्ड है। और अगर फिजिकल वर्ल्ड है और फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट क्वांटिटीज। हम डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम मेजर कर सकते हैं। देखो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपके तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं ये
कि कितने कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, लेकिन टोटल 7 होते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जिससे हम दुनिया में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। दुनिया में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिससे कि हम मापन की विधि करते हैं, मेजरमेंट का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन भाई आप भी रोबोटिक्स पे काम कर सकते हो अगर आपका साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं तो बोलूँगा बच्चे, आप साइंस में साइंटिफिक नॉलेज आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आगे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आना चाहिए। साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर आगे बढ़ते हो तो लाइफ विल बी, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, और बहुत ब्राइट रहेगा, बहुत आगे जाओगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा आपको। अगला टॉपिक क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, अभी मैंने क्या कहा था, किसी भी क्वांटिटी को नापना है तो हमें कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। किसी भी क्वांटिटी को नापना है तो हमें कंपैरिजन करना होता है। तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उनको SI यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब कि वर्ल्ड में किसी भी कहीं भी जाओ वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर 1 kg इज ऑलवेज 1 kg, चाहे आप यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, 1 kg इज ऑलवेज 1 kg, ठीक है। 1000 ग्राम के बराबर होगा। हाँ, हो सकता है वहां पाउंड इस्तेमाल होता हो, यहाँ ग्राम इस्तेमाल होता हो, कहीं औंस इस्तेमाल होता हो, लेकिन अगर 1 kg की बात हो रही है तो वो हमेशा 1 kg ही रहेगा, तो इसीलिए उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो 7 बेस यूनिट होता है, मैंने बताया आपको 7 प्रकार के बेस यूनिट होते हैं। सातों प्रकार लिखा है, द SI यूनिट स्टैब्लिश द यूनिवर्स फ्रेमवर्क। 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। पहला होता है मीटर, ये लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीटर। दूसरा होता है किलोग्राम। क्या होता है? सेकंड, मतलब टाइम। एम्पियर, एम्पियर के बारे में तुम सुन चुके होगे अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो। ये करंट का होता है, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, तुमने डिग्री सेल्सियस सुना होगा, लेकिन केल्विन ही हमारा इसका ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, जीवन के हर मोड पर आपको काम आएगा, ठीक है ना। मोल, मोल क्या होता है भाई? मोल हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मोल आप सुनते हो कि ऑक्सीजन के 4 मोल दिए हैं, कार्बन के 10 मोल दिए हैं, तो फिर कितना वेट होगा। तो जो मोल बात हो रहा होता है वो इसके बारे में होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। फिर कैंडेला, कैंडेला क्या होता है? लाइट को नापने की तरीके को, कैंडेला लिखता हूं यहाँ पे। कैंडेला होता है लाइट को नापने के लिए कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। क्या? लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए कैंडेला का यूज होता है। मतलब सातों का सातों आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और याद क्या, सिंपल है भाई। देखो, अगर आप डिस्टेंस नाप रहे हो तो मीटर, मतलब लेंथ नाप रहे हो। वेट नाप रहे हो, मास नाप रहे हो तो किलोग्राम, केजी। टाइम नाप रहे हो तो सेकेंड, ऐसा यूनिट है। अगर आप टेम्परेचर नाप रहे हो तो केल्विन। अगर आप लाइट को नाप रहे हो तो कैंडेला। अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नाप रहे हो तो मोल, ठीक है। और एक और रह गया बच्चे, कितना हो गया? मीटर, 1, हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी को नाप रहे हो, करंट को नाप रहे हो तो एम्पियर। तो ये 7 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और पता ये पता रहेगा और क्लास में आपसे कोई पूछेगा ना टीचर, तो आप इंप्रेस कर पाओगे। और कभी कभार बच्चे, अगर आप एनओएस के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली बात है आप एनओएस के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, सीबीएसई वाले भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर आप ये देख रहे हो ना है, और आपका वाइवा में कभी पूछ लिया जाए, बताओ 7 फंडामेंटल यूनिट्स के नाम, अगर आपने ये बता दिया, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज 11th क्लास का तक जाता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम भी हमारा यही है, मेजरमेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल कांस्टेंट्स, फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है भाई? तो अब देखो जरा, मॉडर्न एसआई यूनिट आर द डिफाइंड बाय द इम्यूटेबल
physical constant, ensuring the global consistency and the eliminating the reliable and the physical artificial that can degrade or vary over a time। मतलब कि ऐसा वैल्यू जो वर्ल्ड में हमेशा फिक्स रहता है। देखो तुमने ग्रेविटी का नाम सुना है क्या? ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन साहब बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, फल क्या क्या गिरा था? एप्पल गिर गया था, एंड वो एप्पल गिर गया तो उन्होंने फिर रिलेशन फाइंड कर दिया कि फोर्स जो ग्रेविटी होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो वो जो जी की वैल्यू थी ना वहां पे, क्लास 9 का पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। अपन कहाँ लिखते हैं? अपन यहाँ लिख देते हैं इसको। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। लिख लिया और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं उसको बताऊं उस चीज को, तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है? जी बड़ा एम अपॉन में स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, और ये एफ के बराबर। तो ये जो जी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ऐसी वैल्यू जो हमेशा क्वांटिटी के अंदर कांस्टेंट रहती है, चाहे किसी भी जगह जाओ उस क्वांटिटी को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है। जैसे कि जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 टू द पावर 11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। और ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, या फिर आपको जब भी क्वेश्चन देखे तो जी की वैल्यू आपको हमेशा दिया जाएगा। ग्रेविटेशनल चैप्टर हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज में बताऊंगा। एंड मैं बता रहा हूं बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। आप ये सीरीज फॉलो करोगे ना, आपको बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, ठीक है ना। तो मजा आएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो है, ठीक है। अब अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीफिक्स फॉर स्केल। अब प्रीफिक्स फॉर स्केल क्या होता है? देखो भाई, बहुत बड़ा नंबर है जिसके ऊपर 9 जीरो आ गए हैं। अगर इसका हम एग्जांपल दें, ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल दें तो इसको तुम प्रोनाउंस करके देखना। प्रीफिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये 1 लिखा है, ये 1000 हो गया, ये 10,000, ठीक है, फिर 1 लाख, फिर क्या हो गया? 6 जीरो 10 लाख हो गया, 7 जीरो 1 करोड़, 8 जीरो 100 करोड़, 9 जीरो 10 जीरो, 11 12 13, फिर ऐसे जीरो लगता जा रहा है। तो फिर मैं कब तक इसको करोड़ और 10 करोड़ और 100 करोड़ बोलता रहूंगा? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। वो मैं आपको याद कराता हूं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसको याद करने की एक तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। हेक्सा पेटा टेरा, देखो जरा क्या लिखा हुआ है? हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा। इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। देखो दिख रहा है यहां पे? हेक्सा पेटा टेरा, हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। अब देखो किलो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15 और हेक्सा 10 की पावर 18। मतलब समझ रहे हो, अगर 10 की पावर 1 के बाद 18 जीरो होंगे तो हेक्सा बोलेंगे, मतलब कि हेक्सा किलो बोलेंगे। हेक्सा लिखा होगा हेक्सा किलोग्राम, तो लिखा होगा हेक्सा किलो, मतलब कि किलो के बाद 18 जीरो और है। तो मतलब ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो, हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर तक काम आने वाला है, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी होता है। मान लो कि अगर ये नेगेटिव साइन होगा, अगर ये नेगेटिव साइन होगा तब कैसे करोगे, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव है, देखो अगर पॉजिटिव है तो इसको लिखेंगे। अगर यहां पे 10 की पावर माइनस, अगर बच्चे 10 की पावर माइनस 18 होता, 10 की पावर माइनस 15 होता, 10 की पावर माइनस 12 होता, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 3 होता। तो देखो यहां पे होता एटो, क्या होता? यहां फेम्टो, एटो फेम्टो, यहां पीको,
यहां नैनो, ये माइक्रो, ये मिली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, देख लेना। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं, प्रीफिक्स ऑफ स्केल हमने कर लिया, आगे देख लेते हैं। अगर टॉपिक के बच्चे मेजरमेंट मेथड एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसी भी नापने को तरीके को दो विधि होती है, दो तरीके होती है, डायरेक्ट तरीका और एक इनडायरेक्ट तरीका। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या है भाई? डायरेक्ट कंपैरिजन। और ऑब्वियसली बात है, दिस मेथड इन्वॉल्व द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन फॉर ऑफ द अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड एग्जांपल इंक्लूडिंग द रूलर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड स्केल ऑफ। ऑब्वियसली बात है, मैं बोलूंगा भाई मुझे 10 किलो दे दो, 10 किलो आटा दे दो, 10 किलो आटा दे दो। कोई बनिया की दुकान पे गया मैं, बोले भाई हमको ना 10 किलो आटा दे दीजिए, तो क्या करेंगे भाई? वो लेगा, तराजू लेगा अपना, अब तो इलेक्ट्रिक वाला तराजू आ गया, पहले ऐसे वैसे ऐसे हुआ करता ना, वो 10 किलो का वो लोहा डालेगा, बट्टा जिसको बोलते थे, वो बट्टा डालेगा और यहाँ पे आटा डाल देगा, ऐसे करके भर देगा। जब ऐसे ऐसे बिल्कुल बराबर आ जाएगा तो हमारा आटा 10 किलो का हो गया। उस बिल्कुल उसमें प्रिसाइज नहीं आता है, लेकिन वो आजकल ना जो चोरीकारी, जो थोड़ा फ्रॉड व्रॉड करते हैं ना, मतलब वो बेचने वाले, तो वो आज भी रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन आज तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, उसमें भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो हम उसके पे ले जाते हैं। डायरेक्ट कंपेरिजन का मतलब क्या है कि अगर हमको 10 किलो चाहिए तो 10 किलो का डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। अगर आपको 10 किलोमीटर हमको चलना है तो हम 10 किलोमीटर रोड पर चल लेंगे, फिर बोलेंगे हम यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, और ये ए था और ये बी था, दोनों का बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, तो हम बता देंगे। और यहाँ से हम चल के गए, ठीक है, मुकेश नाम का लड़का चल के गया, तो हम बोल देंगे हाँ भाई मैं 10 किलोमीटर चला। तो मतलब डायरेक्ट कंपेयर करने के तरीकों को डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट क्या है भाई? Indirect method is utilizing a transducer to convert the physical quantity into the measurable electrical signal such as the temperature sensor converting the heat into the voltage reading। मतलब कि किसी भी तरीके को नापने को जब एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर उसको मेजर किया जाए, तो उसको कहता है इनडायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जांपल कि मैं चल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा चल रहा हूं, ठीक है, अब मैं चल रहा हूं तो मैं अब मेरी एनर्जी को नापना है, मेरी एनर्जी को नापना है कि मैंने कितना। अब देखो मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो अगर मैं दौड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, तो कितना जूल एनर्जी मैंने लूज किया, कितना जूल एनर्जी मैंने लूज किया, उसको नापेंगे कैसे? तो पहले मेरी मांसपेशी वाली एनर्जी, तो मतलब मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट हुआ वो मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जैसे कन्वर्ट हुआ हमारा वॉकिंग एनर्जी में, तो जहां भी जो भी तरीका होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पे पल्स मीटर लगा होगा, वो पल्स मीटर मेरे पल्स से कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ आपने इतना एनर्जी कन्वर्ट किया, अब इतना एनर्जी आपने बर्न किया। ठीक है ना, क्योंकि आप आजकल एप्पल वॉच वगैरह आप पहन के रखते हो, तो वहां पे आप दिखा रहा होता है कि हाँ आप 10 किलोमीटर चले हो, वो 10 किलोमीटर कन्वर्ट होके आपका दिखाता है कि हाँ आपने 200 कैलोरी बर्न करी है या 200 जूल बर्न किया है। ठीक है, वहां पे ये लिख के आता है। तो इनडायरेक्ट मतलब कि ऐसा मेथड जहां के अंदर कन्वर्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द मेजरेबल क्वांटिटी टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और सच एज द टेम्परेचर सेंसर कन्वर्टिंग द हीट। मतलब कि अगर टेम्परेचर मतलब एक मेजरेबल क्वांटिटी दूसरे मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसको नाप लेता है और उसको नापने को बता देता है कि हाँ आपने चला। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, मैं अपने को चलने का एग्जांपल दिया, तो मैं चल रहा हूँ, मेरे वॉच लगा यहाँ पे जो कि बताता है कि मैं कितना एनर्जी बर्न कर रहा हूँ। तो मेरी सिर्फ पल्स एनर्जी को सेंसर किया, ठीक है, अब्सॉर्ब किया और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बता दिया कि हाँ भाई तुमने इतना जूल बर्न किया, ये इतना कैलोरी बर्न किया। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है इनडायरेक्ट का। अब इंस्ट्रूमेंटल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंटल एक्सटेंशन वाइटल रोल एक्सटेंडिंग द ह्यूमन सेंसरी कैपेबिलिटी enabling the measurement of with the precision far beyond what are the natural। ऑब्वियसली बात है भाई, इंस्ट्रूमेंटल एक्सटेंशन वो होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप किसी का मेजरमेंट कर रहे हो।
ठीक है, प्ले द वाइटल रोल इन एक्सटेंडिंग द ह्यूमन सेंसरी एंड द कैपेबिलिटी फॉर द मेजरमेंट द प्रिसिजन फॉर द बियॉन्ड व्हाट आर द नेचुरल सेंस कैन अचीव। मतलब कि एक ऐसा सेंसर, एक ऐसा मेजरमेंट टेक्निक, ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मशीन और एक ऐसा टूल जो कि भाई मेजरमेंट करता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्सटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, हेक्सा टेरा गीगा मेगा किलो एटोफेक्टो पिको नैनो माइक्रो मिली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है। और श्री बच्चे आपको जो टेस्ट है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये बेस है आपका, नींव बना के जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। कंपोनेंट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम, मेजर क्या होता है, दिस refer to the specific physical quantity, property, condition that being measured। ठीक है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, मतलब ऐसा कंपोनेंट क्या है मेजरमेंट क्वांटिटी सिस्टम का, मेजरमेंट सिस्टम का क्या कंपोनेंट है, तो मेजरेंट। तो भाई ये मेजरेंट वो होता है कि जिसको मेजर कर रहे हैं, जिसको नाप रहे हैं। मैं बोल रहा हूं भाई ये लैपटॉप 1 किलो का है, तो भाई ये लैपटॉप 1 किलो का क्यों है, तो 1 किलो उसकी क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट आया, लेकिन जिसको नापा मैंने लैपटॉप वो मेजरमेंट है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आया, जिसको नाप रहा हूं वो मेजरमेंट है। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड इज अ नॉन डिफाइंड एंड रिफर द क्वांटिटी यूज्ड फॉर द कंपैरिजन प्रोवाइडिंग द कंसिस्टेंट बेसलाइन इन ऑल मेजरमेंट। मैंने कहा ना कि मेरा जो ये लैपटॉप जो है बच्चे 10 किलो का है, लैपटॉप 10 किलो का है। तो अगर ये लैपटॉप 10 किलो का है तो मैंने कंपेयर किया ना 10 किलो से, तो जो 10 किलो से मैंने कंपेयर किया वो स्टैंडर्ड है। वो 10 किलो क्यों है, मुझे थोड़ा पता 10 किलो है, या किसी को थोड़ा पता 10 किलो है। वो गया उस स्टैंडर्ड जो उसका 1 किलो था, 1 किलो को 10 बार रखा उसने, एंड तब वो देखा तो ये लैपटॉप 10 किलो का निकला, लैपटॉप 10 किलो का निकला। एक्चुअली में 10 किलो का तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो अब मैं बच्चे ये डिस्टेंस नापना चाहता हूँ, देखो जरा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में भी है, यहाँ पे इंचेस में भी है। मैं बोलूंगा भाई तुम मुझे 10 इंच मुझे आप 100 इंच का वो दे दो, 50 इंच का, 50 इंच ये रहा, 50 इंच ये रहा। तो देखो मैंने बोला भाई 50 इंच मुझे आप मेजर कर दो, तो आई होप देखो 50 इंच इतना होता है, ये 50 इंच होता है। ठीक है ना, तो ये 50 इंच हो गया। मैं बोलूंगा भाई मुझे ना आप 10 सेंटीमीटर नाप दो, तो 10 सेंटीमीटर भाई इतना होता है ये रहा। ठीक है, तो मैं ये नापना चाह रहा हूं, तो मतलब मैंने कंपेयर किया। अगर मैं कुछ नाप रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा इस फोन को नाप के बताइए आप, तो ये फोन लिया मैंने और यहाँ पे इसको मेजरमेंट कर दिया, और ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है भाई, तो इसकी विड्थ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 बाय 7.5 हो गया ये सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे कंपेयर किया। ठीक है ना, इससे मैंने कंपेयर किया। ठीक, तो कंपैरिजन, तो इसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर उसका स्टैंडर्ड हो गया। तो लेंथ नापने के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंटल, अब आ गया इंस्ट्रूमेंटल। दिस encompasses द ऑल डिवाइस टूल एंड देन टेक्निक। मतलब कि भाई देखो यार, कोई भी नापना है मुझे वेट नापना है। अब देखो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये क्या है, एक नापने का तरीका, इसको इंची टेप बोलते हैं, है ना। तो हर प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजरमेंट का काम करता है। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चे, आउटपुट। द आउटपुट इज द फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन दैट द क्वांटिटी द मेजरमेंट रिजल्ट आफ्टर द डिस्प्ले ऑन द डिजिटल स्क्रीन एंड गॉज। मतलब कि आपने जो नापा तो उसका जो आउटपुट आया वो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। मैंने कहा ना कि इस फोन का जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो साइज आया 15 सेंटीमीटर बाय 7.5। तो ये ऑब्जेक्ट था जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया 15 बाय 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ऐसे कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी, तो मतलब कि भाई कितना ऑब्जेक्ट कितना एक्यूरेट है जिसको नापा है हमने, और कितना वो अनसर्टेन है, मतलब कि वैल्यू कितना ज्यादा जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी, तो वो हमको देखना पड़ेगा।
एक्यूरेसी क्या होता है कि हाउ क्लोजली, जिसको आपने फॉर एग्जांपल 1 किलो मैंने नापा कि ये मेरा फोन 1 किलो का है फॉर एग्जांपल, तो ये 1 किलो से कितना नियर बाई है, 1 किलो के एग्जैक्ट वैल्यू के कितना नियर बाई है, तो जो नियर बाई है वो एक्यूरेसी बताता है, ठीक है ना। देखो accuracy indicate how closely our measurement result align with the true or exact value of the quantity being measured. High accuracy is a critical for the valid conclusion. मतलब कि हाँ जितना ज्यादा एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट आएगा उतना ही बढ़िया हमारा आंसर दिखेगा एंड के एंड में। अगर मैं बोलूँ बच्चे मुझे 10 किलो चीनी लाकर दो और आप 8.5 किलो ही लाकर देते हो, तो भाई आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं थी। लेकिन मैं बोला किसी को भाई 10 किलो ला के दो, मतलब 10,000 ग्राम, तो लेकिन एक बच्चा लाता है 9,990 ग्राम, तो वो वैल्यू एक्यूरेट हुआ। 10 ग्राम तो कहीं भी रह जाता है, वो तो एरर रह जाता है, लेकिन वो एक्यूरेट हुआ। तो जो फाइनल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस वैल्यू से कंपेयर करके जो आपने दूसरा वैल्यू मेजर किया है, क्वांटिटी को मेजर किया है, वो क्वांटिटी दूसरे वैल्यू से कितना ज्यादा क्लोज है वो बताता है आपका कि कितना एक्यूरेट है। प्रिसीजन क्या होता है, मैंने कहा ना, देखो जरा, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इसके बिल्कुल पास में जो है जो वो एक्यूरेट है। और अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट किया आपने, अलग अलग 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपस में कितना क्लोज है, बात समझ रहे हो। एक्यूरेट क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितना क्लोज है वो एक्यूरेसी है, जितना पास होगा स्टैंडर्ड वैल्यू के वो एक्यूरेसी है। लेकिन जितनी बार भी आपने नापा, मान लो पहली बार नापा, फिर दूसरी बार नापा, तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार, 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो वो आपस में कितना क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हाउ मच दे आर क्लोज, कितना वो क्लोज है वो बताता है कि कितना वो प्रिसाइज है। अगर द एक्सपेरिमेंट वैल्यू बहुत क्लोज है तो मतलब कि बहुत ज्यादा वो प्रिसाइज है। देखो जैसे कि रॉकेट आपने छोड़ा तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा थियोरेटिकली, तो हर बारी हो सकता है एक्यूरेट आंसर आ रहा हो, लेकिन हर बारी अगर प्रिसाइज नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों को जो डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ बहुत कम माइनर सा प्रॉब्लम आता है, फिर वैल्यू प्रिसाइज है और एक्यूरेट भी है, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब कि अगर हमने मेजरमेंट किया तो एक्यूरेट वैल्यू तो होनी ही चाहिए, प्लस प्रिसाइज भी होना चाहिए। जो उसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू आ रही है वो आपस में बहुत क्लोज होना चाहिए, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन रिफर टू डिग्री ऑफ द प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसिबिलिटी of repeated measurement, a precise measurement system, yield of consistent result under the same condition। मतलब सेम कंडीशन के अंदर अगर मेजरमेंट करते हैं तो बार बार मेजरमेंट करने से जो भी नियर बाय वैल्यू आती है, जितना पास वैल्यू आती है, उसको प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं या प्रिसीजन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कि वैल्यू कितना अनसर्टेन है, मतलब कि अनुमान नहीं लगा सकते क्या आ जाए, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी क्वांटिफाइज द रेंज ऑफ डाउट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट, इट इज एन essential aspect of the scientific reporting reflecting reliability of data। मतलब कि अनसर्टेन, कि अगर वैल्यू अनसर्टेन है तो वैल्यू रिलायबल नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाला वो बिल्कुल सर्टेन है तो इट मींस रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। तो मतलब कि जो आपने मेजरमेंट किया कितना रिलायबल है, कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, उस बात को दर्शाने के लिए हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए देखो रेंज ऑफ डाउट ऑफ एसोसिएशन विद मेजरमेंट, इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेजरमेंट का, जिसके अंदर रिपोर्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, रिलायबिलिटी चेक करना कि आपका डेटा जो आपने मेजरमेंट किया है वो कितना रिलायबल है, कितना इफेक्टिव है, कितना ज्यादा बढ़िया है। आपको फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10 किलो चीनी लेके आए हो और कहीं और बिल्कुल 10 किलो का एग्जैक्ट है, मतलब कि आप बिल्कुल सर्टेन हो, आपको पूरा विश्वास है कि हाँ ये 10 किलो का ही है, तो मम्मी तो नहीं मारेंगी। लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि आप 10 किलो के हो, लेकिन डाउट है कि भाई हो सकता है दुकान वाले ने भाई घपला कर दिया होगा, दुकान वाले ने हो सकता है चीटिंग कर दी हो मेरे साथ, आप अनसर्टेन हो कि शायद ही 10 किलो होगा ये, तो ये वैल्यू अनसर्टेन है। बाद में मम्मी से आपको डांट पड़ेगी या फिर मार भी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आया होगा,
ठीक है, मतलब एक्यूरेसी मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना क्लोज है। प्रिसीजन वैल्यू, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, वो आपस में कितना क्लोज है वो प्रिसीजन वैल्यू है। और अगर ज़्यादा क्लोज है मतलब कि अच्छा प्रिसाइज है, मतलब बढ़िया है, ठीक है, मतलब आप अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लास्ट टॉपिक है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। हाँ भाई, किसी भी मेजरमेंट कर रहे हो, मतलब यार मेजरमेंट साइंस का जस्ट स्टेप 1। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट आप नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं मेजरमेंट। इंजीनियरिंग है, डॉक्टर का फील्ड हो गया, आप आपके पापा जहाँ भी काम करते हैं वहाँ मेजरमेंट करते हैं। किसी के पापा प्लम्बर है, मेजरमेंट करके लगाते होंगे, किसी के पापा इंजीनियर है, मेजरमेंट, किसी के पापा डॉक्टर है, तो मेजरमेंट करके ही दवाई देते होंगे कि हाँ भाई 50 मिलीग्राम की ही उनको टैबलेट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो पहले हेल्थ केयर सेक्टर में भाई बहुत ज़्यादा रिलाई करता है मेजरमेंट के ऊपर कि कितना, मान लो कि किसी का पैर टूट गया है तो कितना रॉड लगाना है, किसी को दवाई देनी है, कितनी mg की दवाई देनी है, किसी का बुखार हो गया है नापना है तो 98.7 फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना कि 98 बुखार है इसको, तो मतलब 98.98 फ़ारेनहाइट इज नॉर्मल बुखार, मतलब नॉर्मल फीवर होता है। और उससे 1-2 डिग्री भी ऊपर गया तो मतलब आपको बुखार बढ़ रहा है, डॉक्टर के पास जाओ या पैरासीटामोल खाओ। तो फिर हेल्थ केयर एक मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है ना। मेजरमेंट के बिना कोई सा फील्ड अच्छा काम नहीं कर सकता, मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। देखो आप ब्रिज बना रहे हो, आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि अगर 10 टन का एक ट्रक गुजरेगा तो वो ब्रिज टिक पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वो क्या हम पहले ब्रिज बनाएंगे फिर ट्रक गुजारेंगे फिर चेक करेंगे, बार बार हम बनाते रहेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, हमको ऐसे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि, और हमें थ्योरेटिकली चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर 10 टन मतलब कि 1 टन में 1000 किलो, मतलब 10,000 किलो का एक ट्रक जाता है तो वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, तो हाँ भाई झेल पाएगा। तो मतलब वो भी एक मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है। तो भाई इंजीनियरिंग के अंदर मेजरमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। इंजन कि कितना सीसी का इंजन है, कितनी स्पीड है, कितना तेज आप भाग सकते हो, कितना आपका इंजन जो है एवरेज दे रहा है, सब इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, भाई आप रोबोटिक्स बना रहे हो, आप लाइट बना रहे हो, आप AI सिस्टम बना रहे हो, ठीक है ना। भाई देखो आपने रोबोट बनाया तो रोबोट का कंप्यूटेशन पावर कितना है, रोबोट जब चलेगा तो कितना तेज चलेगा, कैसे बात करेगा, सब मेजरमेंट होगा ना। ह्यूमनाइज, उसको पूरा ह्यूमनाइज तरीके से बनाया जाएगा कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ठीक है ना। Modern smartphone integrate the numerous sensor that measure the acceleration, light intensity, geographical location। ऑब्वियसली बात देखो जरा, मेजरमेंट करता है तुम्हारा फोन, तुम अगर ऑटो मोड पर डाल दोगे, ऑटो ब्राइटनेस, तो अंधेरे में जाओगे तो लाइट हो जाएगा, लाइट बहुत तेज हो जाती है, और लाइट में जाओगे, धूप में जाओगे तो अपने आप कम हो जाता है। तो मतलब सेंसर के थ्रू मेजरमेंट करता है। तो मेजरमेंट हर फील्ड में जरूरी है। तो यहाँ तो मैंने 3 फील्ड लिखा है, दुनिया के हर फील्ड में मेजरमेंट जरूरी होता है, ठीक है बच्चे। चैलेंज इन फ्यूचर ऑफ फ्यूचर डायरेक्शन, अब क्या क्या चैलेंज आते हैं भाई? एरर मिनिमाइजेशन, ठीक है। अगर आपने मेजरमेंट किया तो भाई देखो भाई मेजरमेंट के अंदर एरर तो आता ही है, ठीक है ना। कुछ भी नापोगे तो आप थोड़ा बहुत तो एरर आता ही है, उस एरर को आपको मिनिमाइज करना पड़ता है, और अगर आप मिनिमाइज नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी वैल्यू एक्यूरेट ना आए, ठीक है। दूसरा आता है इमर्जिंग फील्ड, ठीक है। हर फील्ड पे भाई अगर डेवलपमेंट आपके कंट्री में हो रहा है, आपके स्टेट में हो रहा है, आपके स्कूल में भी हो रहा है, तो वहाँ मेजरमेंट करने की बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की GDP नाप रहे हैं हम, तो इंडिया की GDP बोलेंगे 8.5% से डेली ग्रो कर रही है, तो हमने क्या किया, हमने मेजर ही तो किया ना। तो हर चीज को हमको मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। इवन डेवलपमेंट को, ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हमने कुछ सामान को मेजर किया, 1 किलो मेजर किया, तो वो 900 ग्राम ना आ जाए, 800 ग्राम ना आ जाए। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, वो हमेशा 1000 ग्राम इज ऑलवेज 1 kg के इक्वल ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए। आपका जो मेजरमेंट आया है वो सीमलेसली हर जगह वैलिड होना चाहिए, ठीक है, उसको मेजरमेंट कहते हैं,
ठीक है। और अभी आप क्या करेंगे, जो आपने वीडियो देखा, जो आपको मैं बताया, उसको आप मेजरमेंट करो, और अगर बात समझ में आई आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाओ बच्चे कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा समझा देंगे, लेकिन बच्चे सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे कि भाई आसानी से आप एनएमएस के अंदर पास हो सकते हो। ठीक है, आसानी से आप पास हो सकते हो। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है अब तक एनएमएस के अंदर तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लासेस ज्वाइन करना है ऑनलाइन क्लासेस तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, आपको एनएमएस से रिलेटेड बच्चे कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, ठीक है। और हाँ, मेजरमेंट एम्पावर द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, मतलब ये मेजरमेंट जो है एम्पावर करता है साइंस और टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। ये कंक्लूजन है, मतलब चैप्टर हम क्यों, ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई कि हमारे जो मेजरमेंट है वो हमको एम्पावर कर सके, ठीक है, टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दे सके। अगर हमारा सिस्टम एक्यूरेट रहेगा तो ज़्यादा हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आई है। बाकी भाई थैंक यू, अगर आपने एंड तक देखा तो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और चैप्टर समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको, लाइक करना है भाई, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट क्यों है, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, अगर आपने वीडियो देखा तो आपके पास अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन आएगी, तीसरी वीडियो को, थर्ड, जिसके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड बच्चे फिर आपको कोर्स भी नहीं बाय करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। समझ में आ गया तो बच्चे चैनल को लाइक कर देना, चैनल को लाइक करके बच्चे वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।